फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन जो है उसने आइन की खिलाफवर्जी की थी, तो अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ में उन्होंने वजारत खजाना से ये कहा है जी कि आप 21 अरब रुपया जारी भी कर दें। तो ये भी यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनके ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी इस्तेमाल कर लिया है, और जो एग्जेक्टिव का इख्तियार है यानी कि फंड जारी करने का इख्तियार वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। हम ये कह सकते हैं कि उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना आइन की रिक्वायरमेंट है, आईनी तकाजा है, तो इसके लिए वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज तशना रह गई है, यानी कि जिसका कि तफसील से हमें जवाब मिलना चाहिए था, कि जिसका जिक्र सरसरी तौर पे तो किया गया है लेकिन उसका जवाब कम से कम मुझे नहीं मिला, वो ये है कि जो समाअत के दौरान 4-3 का जो सवाल उठाया गया था, तो उसका जवाब जो है वो फिलहाल नहीं मिला। कि फैसले में कहा गया जी कि जो काजी फायज ईसा और अमीनुद्दीन साहब का जो फैसला है वो अक़लीती फैसला, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जो इरफान कादर साहब ने एतराज उठाया था वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में उठाया था कि पहले ये बेंच से अलहदा हो गए थे और अब ये बेंच में वापस आ गया, तो ये वापस क्यों आया, इसका हमें जवाब नहीं मिला। और ये अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो फिर इस पर यही एक तासुर मिलेगा कि ये कोई आइन की बालादस्ती का इशू नहीं था, ये दरअसल पीटीआई के हामी और पीडीएम के हामी वकला और जजों की आपस की लड़ाई है, जिसको आइन की बालादस्ती की जंग करार दिया गया है। तो अगर बेहतर होता कि जो अभी फैसला हमारे सामने आया इसमें ये बता दिया जाता कि एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो किस लॉजिक के तहत उनको इसमें शामिल किया गया है। तो और दूसरी बात यह है कि ये भी हम तवक्को करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो जस्टिस कार्नेलियस के रास्ते पे चले हैं और उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती कर दिया। तो अगर वाकई जस्टिस कार्नेलियस का रास्ता है तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी कार्रवाई भी शुरू होनी चाहिए और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हुक्म देना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। अगर इल्जाम गलत है तो वो गलत साबित हो जाएगा। तो ये एजाजुल एहसन साहब का मामला और मुज़ाहिर नकवी साहब का जो मामला है, इस पर अब बदस्तूर मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 2 साथी जज साहबान हैं वो कंफ्यूजन को क्लियर करने में कामयाब नहीं हुए। जहां तक बाकी उन्होंने अहकामात दिए हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं कि ये वो आइन की बालादस्ती का तकाजा था, लेकिन बाकी 2 मामला पे मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ और जो इस मामले में आलूदगी है उसका खात्मा नहीं हो सका। मीर साहब, और फैसले में ये पॉइंट भी है कि जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। शाहजेब खानजादा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनकी भी राय जानेंगे इस अहम फैसले पर। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन करेंगे। केस की समाअत आज ही 2 बजे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन करेंगे। मरियम नवाज के पास इसकी डिटेल्स हैं, उनसे जानते हैं। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था, जिसने 2-1 के तनासुब से ये फैसला दिया था कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत तमाम चलने वाले केसेस हैं उनको रूल्स बनने तक जो है वो रोक दिया जाए। उस केस को पर जो है वो लार्जर बेंच बनाया गया है उस फैसले पर। और अभी जो है वो अब से कुछ देर बाद 2 बजे जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस नज़ायर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन नजर भी जो है वो बेंच का हिस्सा है। उसके अलावा जो ये फैसला है, अभी कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केपी इंतखाबात केस का फैसला सुनाया, उसमें भी जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को गैर मौसर करार दिया गया है। लेकिन अभी इसी फैसले से मुतालिक जो है वो 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के दिए गए फैसले को जो है वो ज़ेरे गौर लाया जाएगा और अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत शुरू होगी। अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। मरियम नवाज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी के इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला सुनाया जा चुका है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है।
कहा गया है कि आइन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं देता। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसला किया है। ये जो अब तक की डिटेल्स हैं उससे मुतालिक हम आपको आगाह करें। पंजाब में 14 मई को पोलिंग की तारीख होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए, ये भी फैसले में कहा गया है। शाहजेब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो फैसला अब सामने आया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो इकदामात हैं उसको गैर आइनी करार दिया गया है और सदर मुमलिकत की दी गई जो तारीख है उसका फैसला बहाल किया जाता है, ये भी फैसले में कहा गया है। ओवरऑल एनालिसिस क्या है आपका इस अहम डिसीजन पर? मुबशर, उससे पहले ये जो 6 रुकनी बेंच बनाया है लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब ने, अब मसला ये है कि पहले तो तनकीद ये हो रही थी कि 3 रुकनी बेंच का फैसला आप सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के जरिए कैसे रद्द कर सकते हैं, मगर चीफ जस्टिस साहब ने खुली अदालत में इस मामले का दिफा किया और उसके बाद आज जो 3 रुकनी बेंच का फैसला आया है उसमें भी जस्टिस काजी फाइजा का जो फैसला है और जस्टिस मीनुद्दीन का कहा कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो पहले एक फैसला जो आपने सर्कुलर के जरिए रद्द कर दिया, हालांकि ये कहा जा रहा था कि जी एक बेंच बनेगा और वही इस फैसले को मुस्तरद कर सकता है, और आपने फिर 3 रुकनी बेंच में भी कह दिया, अब उसको उसके ऊपर एक 6 रुकनी बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। हालांकि उससे पहले एक सर्कुलर जारी कर दिया था। 6 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन साहब सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इसमें मौजूद है। फिर क्या एक खामोश पैगाम दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब भी मौजूद है, तो फैसला किस नोयत का आ सकता है इस हवाले से पहली प्रेडिक्शन सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि पहले सर्कुलर जारी कर दिया, अब बेंच बना दिया और 3 रुकनी बेंच का जो आज फैसला आया है उसमें पहले ही कह दिया कि कानूनी हैसियत नहीं है काजी फाइजा की, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही है चीफ जस्टिस साहब के फैसलों में। और दूसरा, जहां तक आज के फैसले की बात है, तो मेरा ख्याल है कि जो फैसला महफूज होने से पहले ही सबको मालूम था कि यही फैसला आएगा, मगर इससे सवालात और ज्यादा पैदा हो गए। हुकूमत के कोर्ट में बॉल चली गई है क्योंकि हुकूमत पर अदालत ने जिम्मेदारी डाली है कि आपने पैसे भी देने हैं और आपने वफाकी इदारों के जरिए सिक्योरिटी भी देनी है। तो हुकूमत तो पहले कह रही है कि जी वो हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, जबकि अदालत ने एक लाइन में बगैर रीजन दिए बता दिया है कि 4-3 का फैसला जो है वो नहीं है, यही फैसला है जो आज हमने दिया है, इसी की अहमियत है या उससे पहले जो 3-2 का फैसला। तो हुकूमत अब ये रास्ता लेगी कि हम इस फैसला नहीं मानते, हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, क्योंकि अगर ये रास्ता लेगी और नहीं अमल दरामद करेगी तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक रास्ता रहेगा, क्योंकि उस सूरत में सुप्रीम जब आप फैसला नहीं मानेंगे तो रिव्यू में भी, आपने पहले 3-2 के फैसले पर भी कहा था कि 4-3 का फैसला आप रिव्यू में नहीं गए थे, क्योंकि दूसरा रास्ता यह है कि अदालत के हुकूमत ने कानून साजी कर दी है पार्लियामेंट के जरिए, और उस कानून साजी की वजह से अगर सदर मुमलिकत कानून नहीं भी बनाते तो वो कानून बन जाएगा, और बनने के बाद एक रास्ता होगा हुकूमत के पास कि वो रिव्यू में जाए। जब रिव्यू में आप जाते हैं उस कानून के बनने के बाद या इलेक्शन कमीशन जाता है तो बेंच बनाने का इख्तियार चीफ पास नहीं होगा उस कानून के तहत, बल्कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस के पास होगा। तो हुकूमत ये रास्ता लेगी कि जी हम रिव्यू में जाएंगे नहीं और हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, क्योंकि उस रास्ते में कंटेम्प्ट का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट लग सकती है अगर अदालत इस फैसले पर कायम रहती है और अदालत के अंदर से अगर कोई मजीद इख्तिलाफात नहीं सामने आते हैं, या फिर रिव्यू के ऑप्शन पर जाएगी। अब हुकूमत के कोर्ट में बॉल। सही। शाहजेब, जिस तरह हामिद मीर साहब शाहजेब बात कर रहे हैं और इस पर भी आपका कमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, आपका तजिया कि जो अभी ये खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन करेंगे। आज ही इस केस की समाअत है और जिस तरह जस्टिस फाइजा ने तमाम असखुद नोटिस पर कार्रवाई रोकने का फैसला दिया था। देखिए, ये जो फैसला है कि 2 बजे एक 6 रुकनी बेंच जो है वो काजी फाजिसा और अमीनुद्दीन साहब के फैसले पे हेयरिंग करेगा, मेरा ख्याल है इस फैसले ने जो थोड़ी देर पहले जो एक फैसला सामने आया है उसकी अहमियत को खत्म कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि कम कर दिया, मैंने कहा खत्म कर दिया है। वो अहमियत इसलिए खत्म हो गई है कि ये ही लगता है कि यही अब 6 जजेस हैं जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हैं, वरना वो इसको 7 मेंबर बेंच करते, 9 मेंबर बेंच करते, क्योंकि कुछ दिन पहले तो उन्होंने एक 9 मेंबर बेंच बनाया था जिसने कि इस इलेक्शन उल्तवा केस की समाअत शुरू की थी। वो 9 मेंबर बेंच कम होते होते 3 मेंबर बेंच तक सुकड़ गया। अब उस दौरान में जो जस्टिस काजी फाजिसा और अमीनुद्दीन साहब के बेंच का फैसला है उसका तोड़ करने के लिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तोड़ करने के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक बेंच बना दिया गया है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो जज साहिब हैं जिन पर के
कल एतराजात किए गए और कहा गया कि जी वो इंतहाई मुतनाज़ा जज हैं, वो पहले 9 मेंबर बेंच से अलहदा हुए, फिर दोबारा इसमें शामिल कैसे हो गए, और फिर 6 मेंबर बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शामिल कर दिया गया है, जिनके बारे में रेफरेंसेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जस्टिस कॉर्नेलियस के रास्ते पे नहीं चल रहे, वो जस्टिस मुनीर ही के रास्ते पे गामजन हैं, लेकिन उनके हामी ये तासुर दे रहे हैं कि वो जस्टिस कॉर्नेलियस के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए कि जस्टिस कॉर्नेलियस अगर जिंदा होते तो वो कभी भी एक ऐसे मुतनाज़ा जज की सरबराही में बेंच ना बनाते कि जो खुद एक पहले बेंच से अलहदा हुआ और फिर उसमें वापस आ गया, और कभी उस बेंच में किसी ऐसे जज को शामिल ना करते कि जिस पर करप्शन का इल्जाम है और करप्शन के इल्जाम के तहत रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अब 2 बजे 6 रुकनी बेंच जब समाअत शुरू करेगा तो क्योंकि मेरे सामने एक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री भी है, तो मुझे ये खदशा है कि जिस तरह 1997 में उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने भी इसी किस्म के फैसले किए और वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत का जो एतमाद है उससे महरूम हो गए थे, इसके बावजूद उन्होंने उनको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की, हठधर्मी पे उतर आए और फिर उन जज साहबान ने उनके खिलाफ बेंच बनाने शुरू कर दिए। तो आज ऐसा लग रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने जो साथी जजेस हैं जिनकी लगता यह है कि ज्यादा अक्सरियत है, उनके खिलाफ एक बेंच बना दिया है। तो ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि अब जो 14 मई को जो इलेक्शन कराने का जो हुक्म है वो पीछे चला गया है और अब ऐसा लगता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब काजी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरकोबी के रास्ते पर निकल आए हैं। तो अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने ब्रदर जजेस की सरकोबी के लिए इंतहाई मुतनाज़ा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाएगा तो जो नतीजा है वो कोई खुशगवार नहीं होगा, नतीजा इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक होगा। और अफसोस और तशवीश के साए जो हैं वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लहराते हुए वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वसाइल मिल जाएं तो बर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। वफाकी सूबाई निगरां हुकूमतें मुआवनत ना करें तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है, ये भी कहा गया है तहरीरी फैसले में। और तहरीरी फैसले के मुताबिक अदालत इलेक्शन कमीशन के रुजू करने पर मुनासिब अहकामात जारी करेगी। जस्टिस फायद ईसा के फैसले का मौजूदा मुकदमे पर किसी सूरत इतलाक नहीं होता, ये भी कहा गया है तहरीरी फैसले में। पंजाब में 14 मई को पोलिंग की तारीख होगी। KPK इलेक्शन तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। KPK इलेक्शन तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए, ये भी फैसले में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी फैसला किया, यह भी फैसले में कहा गया है। हमारे साथ पैनल मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल अभी हमें ज्वाइन करें। शहजाद, एक तो आज जो ये एक अहम और बड़ा फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब KPK इलेक्शन इल्तवा केस का, इस पर आपका कमेंट। और अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायद ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशर। देखें, बहुत बेहतर होता कि ये जो फैसला आज आया है ये या तो लार्जर बेंच से आता या फुल कोर्ट से आता तो उस पर जो एतमाद है वो ज्यादा वाइड होता मेरे ख्याल से, क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि हुकूमत ने तो पहले ही कह दिया था कि जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो क्योंकि बेंच की फॉर्मेशन पे एक सवाल उठ चुका था, ये जब केस की हियरिंग शुरू हुई तो उस वक्त 5 मेंबर बेंच था, 2 रिक्यूज कर गए जजेस इसमें से, तो इसलिए बेहतर होता कि ये फैसला अगर फुल कोर्ट से आता। लेकिन बहरहाल जो फैसला आया है मेरे ख्याल से इसके अलावा इस बेंच के पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि किसी भी सूरत में जो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 22 मार्च का कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को नहीं होंगे, उस तारीख को नहीं होंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, बल्कि उसको 5 महीने डिले करके 8 अक्टूबर को किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कि बरकरार रह नहीं सकता था। तो इस बेंच के पास ये ऑप्शन था नहीं कि उस फैसले को बरकरार रखे, लिहाजा उस फैसले को कलअदम करार दिया गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस हियरिंग के दौरान आपने सुना होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पहले वकील थे इरफान कादिर साहब से पहले,
उन्होंने बाकायदा कोर्ट में 2-3 चीजें कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो 3-2 का फैसला है हमने उस पर ही अमल दरामद करके 30 अप्रैल की डेट दी थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब भी हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें फंड्स की फराहमी हो जाए, हमें सिक्योरिटी दे दी जाए, तो हम जो है वो इलेक्शन करवा देंगे। और इस पूरी हेयरिंग के दौरान कोई हमने देखा कि जो मेरिट पे ठोस दलाइल थे उसमें कहीं पे हुकूमत के जो लोग थे, चाहे वो सेक्रेटरी हो दिफा के सेक्रेटरी खजाना तो पेश नहीं हुए, लेकिन कहीं से वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कैसे मुल्क के पास कोई 20-21 अरब रुपए नहीं है देने के लिए जिसकी वजह से इलेक्शन रुक जाए, या सिक्योरिटी के हवाले से कोई इतना मुतमईन नहीं कर पाए कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है पंजाब में वो ऐसी है कि इलेक्शन ना हो सके, क्योंकि जब मिसालें दी गई कि 2008-2013 में इससे ज्यादा बदतर सिक्योरिटी के हालात थे लेकिन इलेक्शन हुए थे। तो मुझे लगता था कि ये बड़ा मुश्किल होगा, जो बेंच अब ये केस सुन रहा था, कि वो जो 22 मार्च का फैसला था इलेक्शन कमीशन का कि अक्टूबर 8 को अब इलेक्शन होंगे, उसको बरकरार रखता। तो ये मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा देखें, जो एक सवाल अब इस फैसले पे उठ रहा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो शेड्यूल अनाउंस करे, यानी कि कागजात नामजदगी कब जमा होंगे, उसकी स्क्रूटनी का पीरियड कितना होगा। ये प्रोसेस वो है जो कि दायरा कार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसलिए इस पे सवाल उठ रहे हैं कि अदालत ने जो है ये कैसे पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है और ये बात तो हम सब मानते हैं कि हर इदारे का जो रोल है वो उसको ही पूरा करना है, किसी और इदारे को उसमें इंटरवीन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जो अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट की वो बिल्कुल उसी तरीके की है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त थी। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भाग रही थी, पार्लियामेंट में वो वोट कराना नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग देके उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ही कलअदम करार दे दिया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग को और इमरान खान के फैसले को कि असेंबली हमने डिसॉल्व कर दी, जब उसको कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा शेड्यूल जारी किया था कि किस दिन ये दोबारा केस टेकअप होगा, किस तरीके से ये चलेगा, पार्लियामेंट का सेशन कब होगा, पार्लियामेंट ने कब फैसला देना है, वोटिंग किस दिन होनी है। उस वक्त भी ये सवाल उठे थे। ये तो वैलिड आपके क्वेश्चंस हैं। पार्लियामेंट का इस पे अगर मुझे थोड़ा सा मुकम्मल कर लूं कि उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, और उस वक्त पीटीआई ये शोर मचा रही थी कि जब पार्लियामेंट का इख्तियार है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आज जो अप्रोच है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी उसके बाद ही नीयत जाहिर कर दी थी कि इलेक्शन शायद वो भी नहीं करवाना चाह रहे थे। प्रेसिडेंट ने 2 दफा उनसे कहा कि आप हमसे आके मुशावरत करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों खतों का कोई जवाब नहीं दिया, गवर्नर डेट नहीं देते। तो जो ताखीर हो रही थी मेरे ख्याल से उसी तरह की ताखीर थी जो पीटीआई कर रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो मुझे लगता है कि वो सिमिलर अप्रोच है जो कि इस्तेमाल की गई है। लेकिन अब जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करेगी, जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स है वो और इलेक्शन कमीशन की वो मामलत करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो पहले ही कह चुकी है कि हम ये 3 रुकनी फैसला नहीं मानेंगे। यही सवाल मुनीब के सामने भी रख लेते हैं। और मुनीब, इससे पहले भी आपको याद होगा मुबशिर कि ये फैसला जब शुरू हुआ था उससे पहले भी हुकूमत का कहीं से इंटेंशन नजर नहीं आया था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, बल्कि अब तो एक ये वाज़ेह सवाल उठ रहा है कि क्या हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन में जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो कानूनी तौर पर उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है, फैसला है, अमल दरामद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इतना आसान नहीं होगा कि इस तारीख पे अमल दरामद हो सके। कई वैलिड सवाल आपने उठाए हैं और मुनीब यही सवाल जो शहजाद भी कर रहे हैं, आपका क्या तज़किया है? आपको लगता है कि हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करवाएगी और चीज़ें स्मूथली आगे चलेंगी? फिर बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो फैसला है अगर आप उसको पढ़ें तो मेरे नजदीक फैसला तो आईनी है, इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हाँ, ये जो सवाल है कि वो फैसला इसलिए गैर आईनी नहीं है कि वो 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात है जिनका जिक्र पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब मैं मुख्तसार से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना जो हुकूमत का इस्तदलाल था कि एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ ऐसे मामलात हो जाएंगे तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 58 2017 का इलेक्शन एक्ट, जिसके तहत इलेक्शन प्लान तब्दील करने की इख्तियार को इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी तस्लीम नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने का कोई इख्तियार उस एक्ट के तहत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दीगर जो तावीलें पेश की गई हुकूमत की जानिब से कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका क्या बनेगा अगर वफाक में इलेक्शन बाद में होगा और दूसरे सूबे में इलेक्शन बाद में होगा, बाकी 2 सूबों में, तो वहां पर क्या होगा, कोई तस्लीम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम नहीं किया कि सेंसस हो रहा है या इस वक्त डीलिमिटेशन के कोई मामलात हैं। इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को तस्लीम नहीं किया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर मौजूद जो फॉल्ट लाइंस हैं, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि इंक्रीज कर रही हैं विद एवरी पासिंग मिनट, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। और जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है 1 मार्च के फैसले के हवाले से कि वो 4-3 का था या 3-2 का, बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा कि वो काबिल अमल नहीं है और उसकी कोई अहमियत कानून के अंदर नहीं है। देखिए, ऐसे नहीं होता। जिन जज साहिबान ने वो दी थी वो भी कोई लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं है, उनकी भी एकेडमिक स्टैंडिंग है, उनकी एक जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है वो हाई कोर्ट में एलिवेट हुए, वहां से सफर तय करते करते सुप्रीम कोर्ट में आए। उनकी कॉम्पिटेंस या उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो फॉल्ट लाइन है और मौजूद चीफ जस्टिस साहब अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते बहुत से जज साहिबान को। तो चीफ जस्टिस साहब के बारे में अगर कोई ये फरमा रहा है या कह रहा है कि वो जस्टिस कॉर्नेलियस के रास्ते पे चले हैं, तो बसद एहतराम मुझे तो वो जस्टिस सजाद अली शाह साहब के रास्ते पे चलते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये फैसला हुकूमत पर लागू है, हुकूमत इसको ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत क्या इस पे अमल दरामद करेगी? क्या हुकूमत का यही इरादा है जो कानून हुकूमत ने पास किया है, ना ही वो कानून अभी तक मुकम्मल तौर पर बना है क्योंकि उसको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, यानी कि प्रेसिडेंट की सील नहीं मिली। 20 दिन का अरसा और गुजर जाए तो हुकूमत के पास अपील का इख्तियार आ जाएगा 184(3) के तहत किए हुए मुकदमात के ऊपर। अपील के अंदर एसेंशियली ये होता है कि हमें थोड़ा फर्क वाजे करना पड़ेगा कि अगर ये 5 रुकनी मेंबर बेंच था या 3 रुकनी मेंबर बेंच अगर है तो फिर 5 रुकनी मेंबर बेंच बनेगा और उस बेंच के अंदर ये जज साहिबान बैठे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जो रिव्यू है उसकी कोई अहमियत नहीं है, रिव्यू हुकूमत फाइल भी कर देगी तो रिव्यू को वही जज साहिबान सुनते हैं जिन्होंने पहले मुकदमे का फैसला दिया होता है। लेकिन हुकूमत को इंतजार करना पड़ेगा मजीद 20 दिनों का, मजीद 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा अपील अगर दायर करनी होगी हुकूमत ने इस केस के खिलाफ। अब मजहर अब्बास साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज जो ये अहम फैसला सामने आया है इस पर आपकी राय, और वही बात जो शहजाद भी कर रहे हैं, मुनीब भी कर रहे हैं, क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद कर पाएगी? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो फैसला आया है वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप उस फैसले से इत्तेफाक करें कि इख्तिलाफ करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अमल दरामद करना हुकूमत के लिए लाजिम है। अमल दरामद ना करने की वजह से उन पे जो है वो कंटेम्प्ट हो सकती है। तो एक तो बहुत क्लियर है कि जो फैसला है वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होने हैं। अब जो चीजें हैं जो इस फैसले में अगर हम देखें, बाकी हम ये डिबेट कर सकते हैं कि अस्पद नोटिस के हवाले से जो 1 मार्च के फैसले के हवाले से, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन वो है जो अभी बता रहे हैं, और ये बात गालिबन शहजाद कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलमोस्ट डिफेक्टो इलेक्शन कमीशन की तरह एक्ट किया है इस फैसले में, जिसमें ये नजर आ रहा है कि उन्हें तो सीधा एक डायरेक्शन देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कि आपने 14 मई को उनका फैसला कलअदम करार दिया, 14 मई को आप इलेक्शन कराएं, उस लिहाज से अकॉर्डिंगली शेड्यूल दें। ये फैसला ये होना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाकायदा कि कब जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल वो पिटीशन सुनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मसाइल है जो इंटरफेयर उस लिहाज से किया है उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन बहरहाल एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अब इलेक्शन कमीशन का भी अभी इसमें वो नहीं है। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी के हवाले से वो भी इस फैसले में अबहाम है। यानी उसने ये कहा कि पंजाब सिक्योरिटी, तो मुझे नहीं लगता कि सेक्रेटरी डिफेंस ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो उसको बहुत संजीदगी से लिया गया है, तो वरना वो बहुत स्पेसिफिक होता। क्योंकि फर्ज करें पंजाब गवर्नमेंट अपनी इनेबिलिटी जाहिर कर देती है कि हमारे पास उतनी सिक्योरिटी वो नहीं है पर्सनल, फिर क्या होगा? फिर क्या हम उसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाएंगे? तो यहाँ भी चीजें क्लियर नहीं नजर आ रही कि पंजाब में अभी तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान देना है सिक्योरिटी का, और निगरान हुकूमत का स्टेटस क्या होगा?
90 रोज के क्रॉस होने के बाद का निगरान हुकूमत क्या 14 मई तक जो है वो कंटिन्यू करेगी, जो कि इस फैसले से नजर आ रहा है। फिर अब ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई फैसला नहीं आया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या 28 मई का जो है वो डिसीजन वो बरकरार रहेगा या उसमें आगे भी जाते हैं? और वहां की सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत पिक्लियर है, सिक्योरिटी वहां जो सूरत हाल है। तो अभी पंजाब की हद तक तो ये क्लैरिटी है। दूसरा ये कि पीडीएम क्या कर सकती है, एक तो हुकूमत का मौक़िफ़ है, पीडीएम क्या करेगी, क्या इलेक्शन में जाएगी या इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी इस सूरत हाल में, क्योंकि अब वक्त नहीं है उनके पास ज्यादा। और बहुत अहम बात यह है कि ये जो ऑल ऑफ अ सडन 6 रुकनी लार्जर बेंच तहसील दिया है, जो अब से थोड़ी देर बाद समाअत कर रहा है, इससे बहुत वाज़ेह डिवाइड सुप्रीम कोर्ट की नजर आती है। मेरा ख्याल है इसे अवॉइड करना चाहिए था। इतनी पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट में जो बाहर के लिए मैसेज है वो अच्छा नहीं जा रहा, कि बहुत वाज़ेह एक वो नजर आ रही है कि चीफ जस्टिस के साथ कौन लोग खड़े हुए हैं और चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करने वाले विद इन सुप्रीम कोर्ट कौन लोग खड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है फैसले की हद तक तो बहुत क्लियर आ गया है। अब गवर्नमेंट इसको चैलेंज करे अलग बात है, वरना गवर्नमेंट के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो इस पे अमल दरामद करें। शाहजेब, एक तो जो मजहर अब्बास साहब बात करें, एक वाज़ेह डिवीजन नजर आ रहा है, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में वो डिवीजन बढ़ेगा या कहीं बेहतरी का भी इम्कान है? और दूसरी बात ये, जो 2 इंपॉर्टेंट इशूज वफाकी हुकूमत ने सामने रखे थे, एक था सिक्योरिटी का इशू, एक था फंड्स का इशू। अब वो फिर कहाँ से आएंगे? 21 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक भी अब क्या करना होगा पीटीएम हुकूमत को, और लाहेमल क्या आपको लगता है उनका? देखिए, मुझे जो पहला आपका सवाल है कि ये बढ़ेगा इख्तिलाफ क्या कब होगा, जो चीफ जस्टिस साहब ने 2 बजे के लिए बनाया 6 रुकनी बेंच, उसमें तो नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तकसीम को खत्म करें, वो खत्म करते नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इलेक्शन के मामले को टेकअप करके हल किया या उलझाया। देखिए, ये बात याद रहे कि जो बाकी के जजेस हैं जिन्होंने 4-3 का फैसले में 4 की साइड पर खड़े थे, उनमें से कोई एक भी जज नहीं है जो ये कह रहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में ये मामला ज़ेरे समाअत था। लाहौर हाईकोर्ट फैसला दे चुकी थी कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और उसके बाद अपील में मामला चल रहा था। तो उस वक्त भी लाहौर हाईकोर्ट भी यही कह रहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के कहने पर इस मामले को सुमोटो लेकर क्या असल में किया? असल में तो ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 90 दिन से बियॉन्ड इलेक्शन होने की राह हमवार की, वरना लाहौर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। कंटेम्प्ट की अपील की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन आपके फैसले पर अमल नहीं कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट फैसला देती, सुप्रीम कोर्ट पर उसके बावजूद हुकूमत ना अमल करती, सुप्रीम कोर्ट में मामला खुद ब खुद आ जाता और मामला बहुत पहले हल हो जाता। तो शायद 90 दिन की जो लिमिट थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो ना टूटती। जो रास्ता हमवार किया है 90 दिन का से बियॉन्ड जाने का और आइन के 90 दिन की पासदारी ना करने का, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है। अदरवाइज ये रास्ता हमवार ना होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें न सिर्फ अपने खुलाफात वाजे किए हैं, कोई एक जज नहीं है जिसने ये कहा हो सुप्रीम कोर्ट के ने, जैसे ज़फर बिन अल्लाह हो, जैसे मंसूर अली शाह हो, जैसे काजी फायद ईसा हो, या फिर जो इस बेंच में शामिल जजेस जैसे आया साहब हो, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि 90 दिन से ऊपर जाना चाहिए। वो सब ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती है क्योंकि मातहत अदालत में केस मौजूद है और कोई ऐसा डिले भी उसमें नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट अदालत ये कर देती कि मातहत अदालत को कहती कि आप 3 दिन में फैसला करते, ना होता, फैसला हो जाता, पासदारी ना होती, सुप्रीम कोर्ट में आ जाता, ड्यू प्रोसेस तो होता ना। आज ये सवाल उठता कि 4-3 की तकसीम है, या ना ये सवाल उठता कि 3-2 का फैसला है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक्सपोज किया है और एक रास्ता दिया है जिसमें जो 90 दिन की लिमिट थी उससे सुप्रीम कोर्ट ऊपर गई है। तो दूसरी बात आपने की कि जी फंडिंग कैसे होगी, नहीं फंडिंग का कोई मसला नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत के बहाने हैं। ज़ाहिर बाजार से खजाना 20 अरब रुपये आसानी से निकाल सकती है इलेक्शन के लिए, सिक्योरिटी भी अवेलेबल की जा सकती है इलेक्शन के लिए, जब अक्टूबर में की जा सकती है तो अब भी की जा सकती है। ये तो मेरे ख्याल में हुकूमत के सारे बहाने हैं। मगर अदालत में एक और जो सवाल उठता है कि आप जो 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है वो मशीद, ये हो कैसे सकता है कि असल में तो प्रोसेस ये था जिस पर तमाम कानूनी माहिरीन भी ये बात कह रहे थे कि अगर एक 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 से आया है जो कि जस्टिस फाइज और जस्टिस मीनुद्दीन ने दिया है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है या कोर्ट के रूल्स के तहत ये है कि पहले एक बेंच इसको सेट असाइड करेगा फिर आगे समाअत होगी। मगर अदालत ने पहले एक सर्कुलर जारी किया जिसमें काजी फाइज साहब कहते हैं कि सर्कुलर जारी करना गलत था और एक कानून के खिलाफ काम किया रजिस्ट्रार ने। उसके बाद आज जो 3-0 का फैसला आया है उसमें अदालत ने लिख दिया कि जैसे काजी फाइज साहब के फैसले की कोई अहमियत नहीं है, और उसके बाद एक 6 रुकनी बेंच बना दिया जिसमें काजी फाइज साहब का फैसला देखने के लिए। ये बेंच पहले बनना था, उसके बाद
मामला आगे बढ़ना था अगर जो कानूनदान कहते नजर आते हैं। ये उल्टा प्रोसेस कैसे चला है? फिर जो आपने 6 रुकनी बेंच बनाया उसमें ऊपर अलग सवाल उठ रहे हैं, जैसे मज़ाहिर नकवी साहब को शामिल कर दिया, जैसे रियाजुल हसन साहब को शामिल कर दिया, जैसे मुनीर अख्तर साहब शामिल है। फिर ये सवाल उठ रहा है कि आपने हम ख्याल बेंच बनाया, जिन्होंने फैसला दिया था रिव्यू में जजेस को भी शामिल किया। तो मेरा ख्याल है कि जो आपका सवाल था उनके क्या इख्तलाफात बढ़ेंगे या कम होंगे, कि जस्टिस साहब इन इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं, बेंच की तकसीम को बढ़ा रहे हैं, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाने से फैसला कोई किसी जज ने ये नहीं कहता था कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले टेकअप करके फिर इस मामले को आगे बढ़ा के मेरा ख्याल है कि मामले को मजीद खराब किया है। मीर साहब, आपकी क्या राय है? जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया और हमारे तजियाकार भी ये राय रख रहे हैं कि एक वाज़े डिवीजन नजर आ रहा है, तो आने वाले दिनों में वो डिवीजन बढ़ता दिख रहा है आपको या कहीं ना कहीं बेहतरी नजर आ रही है आपको? मेरे प्यारे भाई, आप आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, मुझे तो खतरा है कि आने वाले कुछ घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। तो दिनों को छोड़े, घंटों पे निगाह रखें, बल्कि मिनट्स पे निगाह रखें, इसलिए कि ये जो पहले एक महफूज शुदा फैसला अनाउंस किया गया है, उस फैसले के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवाना था। और जो उस बारे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था उसमें बहुत सी कमजोरियां थी, लेकिन फिर 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म देकर अपने उसी हुक्म की नफी कर दी चीफ जस्टिस साहब ने, जब उन्होंने एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच बना दिया है। अब ये नफी कैसे है? नफी ये ऐसे है कि जिस फैसले में उन्होंने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, उसी फैसले में उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला दिया है वो एक अक़लीती बेंच का फैसला है और उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आपने ये कह दिया कि इस बेंच की कोई अहमियत नहीं है और ये अक़लीती बेंच का फैसला है, तो उसके बाद फिर आप उसी बेंच के फैसले के ऊपर एक 6 मेंबर बेंच बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो आपका पहले जो आपने फैसला दिया है वो फैसला गलत दिया है, आपने खुद ही उस फैसले की नफी कर दिया है। तो ये एक पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में आज एक नई मिसाल कायम हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला अनाउंस किया और विद इन मिनट्स अपने उसी फैसले की नफी कर दी। तो मैं ये समझता हूं कि वो तमाम लोग जो ये समझ रहे थे कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म देके सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम कर दी है, अब वही लोग जो हैं वो ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि फिर अगर वो फैसला दुरुस्त है और वो जस्टिस कॉर्नेलियस का फैसला था, तो फिर ये दोबारा जो है उस फैसले को की कंट्राडिक्शन क्यों की गई है एक बेंच बना के। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जो सियासतदान हैं वो इस जजों की लड़ाई में जस्टिस कॉर्नेलियस को और जस्टिस मुनीर को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको लेके आएंगे तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने जस्टिस कॉर्नेलियस साहब को करीब से देखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज किए हुए हैं, मुझे उनके ख्यालात का बड़ी गहराई से पता है, तो मैं समझता हूं कि अगर वो आज जिंदा होते जस्टिस कॉर्नेलियस साहब या जस्टिस दुराब पटेल साहब जिंदा होते या जस्टिस राणा भगवान दास साहब जिंदा होते, ये तमाम जज या जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम साहब जिंदा होते, वो तमाम जज साहबान जो कि डिक्टेटर्स के सामने डट के खड़े हो गए, अगर उनसे आज हम ये पूछते कि क्या ये जो अभी 6 मेंबर बेंच बनाने का फैसला है ये फैसला दुरुस्त है, तो वो यही कहते कि भाई ये फैसला जो है ये थोड़ी देर पहले जो एक फैसला अनाउंस किया गया है 3 मेंबर बेंच ने कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, ये उसकी नफी कर दिया, क्योंकि उस फैसले में आप कह रहे हैं कि फायज ईसा और अमीनुद्दीन के अक़लीती बेंच के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने खुद अपना ही जो पहले एक सुनाया गया फैसला है उस फैसले के पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया है, और वो अब कुल्हाड़ी जो है उसके क्या नताइज निकलेंगे ये हमें आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। दिनों की बात छोड़े, घंटों पे निगाह रखें। अभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों से ज्यादा आने वाले घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी क्या राय है शहजाद इस मामले पर? देखिए, ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म की हम बेंच में डिवीजन देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है। उसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे ज्यादा आती है, ना सिर्फ इन चीफ जस्टिस पे बल्कि पिछले चीफ जस्टिस पर भी,
जिस तरीके से सुमोटो केसेस लिए गए तवातुर के साथ एक अरसे से, उसने जो पूरा एक साख है इदारे की, उस पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको अहम फैसलों में, जो आईनी फैसले हैं उनमें शामिल नहीं किया गया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो जिस तरीके से चला, उसमें कुछ ब्रदर जजेस की उनकी जो राय थी, जो सवालात थे, कुछ सिनेरियोज ऐसे पैदा हुए, उसने सारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बड़ी तकसीम पैदा कर दी। और आप सोचें मुबशिर कि तकसीम इस हद तक है कि अब अखबारों में खुल्लम खुला ये लिखा जा रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरा ग्रुप जो है उसमें सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा है, पीडीएम गवर्नमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट है। मतलब ये आज ही अखबार उठा के देखें, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये करंट सिनेरियो के दो ग्रुप बने हुए, एक जगह चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है और पीटीआई है, दूसरी जगह काजी फाइज ईसा है, पीडीएम गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट है। जब इस किस्म की बातें लिखी जा रही हो तो आप सोच सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ पे चली गई है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत जल्द कोई सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है। और इसकी जिम्मेदारी इसलिए चीफ जस्टिस साहब को लेनी पड़ेगी, या तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, या जो कुछ अहम इस वक्त नुकात है कि 4-3 है या 3-2 है या काजी फाइज ईसा साहब का फैसला है, उसके लिए फुल मेंबर बेंच बने ताकि इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसको मजीद जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत जो है वो उंगलियां उठा रही है कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या वो नून लीग के खिलाफ है। अब ये बात तो खुल्लम खुल्ला वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, जलसों में कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो राय बन रही है कुछ जजेस के हवाले से, वो ये है कि वो हुकूमत के बड़े करीब हैं और एक फैसला हुकूमत देती है, अगले दिन फिर जज साहब कोई फैसला दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ये 4-3 वाली बात सबसे पहले आजम नजीर तारड़ साहब ने की थी, उसके बाद वो जजेस ने फिर ये कहा कि ये फैसला 4-3 का है, और उस फैसले में उन्होंने 184-3 के हवाले से भी बात की और बेंच के जो फॉर्मेशन है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। अगले दिन ही फिर आप देखते हैं कि पार्लियामेंट से ये कानून पास हो जाता है कि 184-3 को वो अमेंड कर रहे हैं, उसमें अपील का हक डाल रहे हैं। फिर अगले दिन आप देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब 1-1 से फैसला देते हैं कि जब तक ये कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक जो केसेस हैं सुमोटो के वो नहीं सुने जा सकते। ये काजी फाइज साहब का ये फैसला आता है 2-1 से। अगले दिन जो क्यूरेटिव रिव्यू था उनके खिलाफ, जो कि हुकूमत को शायद पहले आते साथ ही उड़ा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस फैसले के बाद इस क्यूरेटिव अपील को जो है वापस लिया। यानी कि हुकूमत खुद अपने इकदामात से एक जस्टिस साहब को बिला वजह कंट्रोवर्शियल बना रही है कि वो एक फैसला दे रहे हैं, अगले दिन फिर आप कह रहे हैं क्यूरेटिव रिव्यू अपील जो है वो वापस ले रहे हैं, जबकि वो फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसके बाद कल काजी फाइज ईसा साहब ने जो लेटर लिखा रजिस्ट्रार के हवाले से, उस पर आपने देखा कि फौरी तौर पे कैबिनेट ने मीटिंग बुलाई और जो है वो वापस दे दिया गया। तो उस चीज को हाईलाइट कर रहे एक तरफ कि यहाँ पे कुछ जजेस जो है वो शायद हुकूमत के साथ, तो ये हुकूमत के जो फैसले हैं उनसे हम आंगी का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एनवायरनमेंट बहुत ही पोल्यूट हो गया है, और उसको इसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस साहब जिनके पास ज्यादा इख्तियारात है, बजाय तो हमें यही नजर आ रहा है कि बेंच वो फॉर्म कर सकते हैं, सुमोटो किस पे लेना ये इख्तियार उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात उनके पास है। तो जब ये सारे इख्तियारात उनके पास है तो फिर उन्हीं की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों को सॉर्ट आउट करें। और इसीलिए कुछ ऐसे इशूज हैं जिसपे या तो फुल बेंच बनाया जाता है या फुल कोर्ट मीटिंग होती, तो वो बेहतर तरीके से डील किए जाते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, सीनियर सहाफी तज़कियाकार मौजूद हैं, अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़। उनकी तरफ चलते हैं। अंसार अब्बासी साहब, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपकी ओवरऑल राय क्या है? देखें, राय देने से पहले मैं सिर्फ एक थोड़ी सी, मेरा ख्याल है मैं करेक्शन कर दूं। मैं शहजाद इकबाल को सुन रहा था, तो जब वो दोनों ये जो स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब वो बात कर रहे थे तो जस्टिस फाइज ईसा के बारे में कह रहे थे कि हुकूमत ने सुमोटो के ऊपर एक फैसला किया तो फिर उन्होंने भी एक ऑर्डर दे दिया, दूसरे दिन वहाँ पे ऑर्डर आ गया। तो मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के एक सीनियर मेंबर को जियो पे ही सुन रहा था वो 2-3 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि ये जो फाइज ईसा साहब का जो फैसला उन्होंने लिखा था, उन्होंने 15 मार्च को लिखा था। सो ये चूंकि जो जिन्होंने डाइसेंट किया था तो उनके पास वो पेन रहा, फाइल मतलब है वहां पे रुकी रही। अदरवाइज ये जो डिसीजन था ये 15 मार्च को, सो इट हैज नथिंग टू डू विद जो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन थी या गवर्नमेंट जो सुमोटो के बारे में जो लॉ पास किया है, लॉ मतलब बिल पास किया, वो बात की बात है। जैसे फाइज ईसा ने जो लिखा, जो कहा, वो पहले की बात है। ये करेक्शन में सोचा मैंने कर दूं। अच्छा देखें, ओवरऑल जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जाहिर है फैसला आ गया, कोई माने ना माने 3 मेंबर बेंच जो है
उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन और फिर ये कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लग रहा कि इतनी स्मूथ सेलिंग होगी। मतलब है कि 14 मई को जिस तरह से कहा गया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि देखें इसमें अब ऑप्शंस, एक तो 3 पार्टीज है बड़ी, इस केस को पूरा पढ़े ना, जो आज केस 3 मेंबर बेंच ने जो फैसला किया। एक है गवर्नमेंट, पीडीएम और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये हैं, क्या हुकूमत इसके ऊपर रिव्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती, रिव्यू के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी, और वो टाइमिंग उसी के लिहाज से कि यही जो इनका जो अभी जो रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो रिफॉर्म्स किए उन्होंने, या चीफ जस्टिस के जो पावर्स को क्लिप किया, इसके बारे में ये जो लेजिस्लेशन की फाइनलाइजेशन, यानी कि प्रेसिडेंट तो साइन शायद नहीं कर रहे, लेकिन वही वाली बात जो 15-20 दिन का जो टाइम है, पीरियड पूरा हो जाए, तो उसके साथ क्या वो रिव्यू करने जाएंगे, वो उनकी एक स्ट्रेटेजी होगी, जो मेरा ख्याल है कि वो रिव्यू करेंगे। फिर दूसरा देखें, ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 22 मार्च का वो एक ऑर्डर था उनका, उस ऑर्डर को कलअदम करार दिया गया है, उस ऑर्डर को हक कहा गया है कि वो गैर आईनी हुक्म था, और वो भी एक, आपको पता है कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब उनके पास भी एक राइट है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, अभी जिस तरह के उनका फैसला आ गया कि अभी जिस तरह स्केड्यूल दिया गया था और आप उसी तरीके से प्रोसीड करना शुरू कर देंगे, या वो भी रिव्यू के ऊपर चले जाएंगे कि नहीं, कि जो हमारा फैसला था वो गैर आईनी नहीं था। उनके पास भी एक राइट है। और फिर इससे भी एक सीरियस बात जो अभी जिस तरह अभी क्यूम सिद्दीकी साहब भी जिस केस जो हवाला दे रहे थे, कि जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द सुप्रीम कोर्ट, जो जजेस के दरमियान एक, आप उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें, एक बहुत बड़ी डिवाइड है, और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की डिवाइड शायद हिस्ट्री में हमें कभी नजर नहीं आई। तो आप मुझे बताएंगे, जब जस्टिस फाइज ईसा के केस को भी इस जो 3 मेंबर बेंच है जिसने इलेक्शन 14 मई के बाद की, उसको भी कह दिया कि इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, इसी लिहाज से उन्होंने वो जो 4 जजेस जिन्होंने कहा कि जी वही वाली सुओ मोटो कि जी उस केस को हम मुस्तरद करते हैं, कि 4-3 का कोई भी केस नहीं था, 3-2 का केस था, तो अब वो 4 जजेस वो भी हैं। तो अब वहां से किस किस्म का रिएक्शन या रिस्पॉन्स आ सकता है? मैं आपको बताऊं कि मुझे डर है, वैसे मुझे डर है कि हालात शायद इतने अच्छे तरीके से आगे नहीं चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से कहा गया, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल भी चीफ जस्टिस ने बार डायलॉग की बात की, डायलॉग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसका ज़ाहिर रिफ्लेक्शन नहीं था आज के इस जो जजमेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक वो चीज़ नहीं होती ना, तो मुझे ये अभी इस राइट नाउ इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर इमरान खान। ठीक है, इमरान खान साहब का जो है उनके हक में फैसला आ गया, वो जाहिर है पीटीआई वाले कह भी रहे हैं कि नज़रिया ज़रूरत का जो वो दफन हो गया, और फिर कि जी ये हिस्टोरिक डिसीजन है सब कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है कि आगे मजीद मसाइल होंगे, और 14 मई को आई डोंट सी के इलेक्शन 14 मई को होंगे। मसाइल यही वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको बताए, जो 3 मेजर पार्टीज हैं और उनके जो आपको लग रहा है कि मसाइल बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। मुनीब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और आपका कमेंट भी ज़रूरी है। एक तो जो अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, मुनीब आपकी तरफ भी आते हैं, हामिद मीर साहब जो अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, एक तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल तलबा को हाफिज कुरान होने की बुनियाद पर 20 इजाफी नंबर्स देने का जो आज खुद नोटिस केस था उसको बंद कर दिया है, आपकी राय? देखिए, ये एक लीगल क्वेश्चन है, इसको पहले क्लियर होना चाहिए कि आज खुद नोटिस जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, या बाकी जजेस भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं पहले क्यूम सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि 1.5-2 साल पहले भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके सामने कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो पेश हुए थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है वो उनके सामने पेश हुई थी, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उस पर शिकायत की थी, तो उस पर उन्होंने आज खुद नोटिस लिया था और एक बेंच बनाया था। उसकी जैसे ही हियरिंग शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसको उस वक्त रोक दिया था, और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि ये नहीं हो सकता, अदर देन चीफ जस्टिस कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। लेकिन अब उसके बाद ये मुनासिब था कि ये जो मामला है जब ये शुरू हुआ था तो उसी वक्त इसको बंद कर दिया जाता। वो उसकी हेयरिंग होती रही, उसमें बाकायदा जजेस बैठे और 3-1 से फैसला भी आया। तो
वो जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब जिन्होंने इख्तिलाफ किया था, तो उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में ये बात नहीं लिखी। अब ये मामला जो है एक 6 मेंबर बेंच ने तय किया है, सिर्फ 5 मिनट की हेयरिंग की है। तो चलें फर्ज करें कि हम इसको मान भी लेते हैं कि जी उसको नोटिस लेना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो 6 मेंबर बेंच बनाया है, वो 6 मेंबर बेंच इंतहाई मुतनाज़ा था, क्योंकि उसमें न सिर्फ ये कि बेंच के सरबराह एजाजुल एहसन साहब मुतनाज़ा हो चुके हैं, बल्कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिनके खिलाफ के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस जो हैं वो भिजवाए गए हैं, उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया। तो जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मेरा ख्याल है उस पर अब हमें नजर दौड़ाने की जरूरत है। जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को अगर हम सामने रखें तो अगर किसी जज पर इस तरह का इल्जाम आ जाए तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं, क्या वो जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते हैं, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं? तो ये भी एक अब सवाल है। अगर हम ये मान लें कि खुद नोटिस लेना जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, तो फिर अब ये भी एक सवाल पैदा हो गया कि क्या खुद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसका फैसला कोई एक और 6 मेंबर बेंच करेगा या कोई और बेंच करेगा, या चीफ जस्टिस साहब खुद इसका जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 6 मेंबर बेंच की जो तश्कील है, इसकी जो कंपोजिशन है, वो एक बड़ा मसला है। ये अब चीज अहम नहीं है कि इस 6 मेंबर बेंच ने क्या फैसला दिया है कि हाफिज कुरान को 20 नंबर देने चाहिए थे, सही थे, गलत थे, वो बात खत्म हो गई। अब तो ये है कि ये इसकी जो कंपोजिशन थी और ये बेंच बनाने का हुक्म जिस चीफ जस्टिस ने दिया, क्या वो जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़ाब्ता अखलाक है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वो सिर्फ अपनी कुछ जाती या सियासी मसलहतों के तहत उजलत में फैसले कर रहे हैं। सही। मुनीब, मीर साहब ने कुछ कानूनी सवालात सामने रखे हैं, आपके पास इसकी कानूनी राय क्या है, आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप उस फैसले को देखिए जो आज आया, तो उसके पैरा नंबर 10 को आप जब देखते हैं, जिसका जिक्र आमिर मीर साहब ने दुरुस्त तरीके से पहले भी उठाया, जिसमें 2-1 के उस मेजॉरिटी जजमेंट की बात हुई, उस ऑर्डर की बात हुई जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा था, उसके अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तहरीर फरमा रहे हैं कि जो उनकी प्रोसीडिंग है, जो करंट केस है, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय दैट ऑर्डर। चलिए, समझ आ जाती है कि ठीक है, आपने उस ऑर्डर को, उसके बारे में कोई एडवर्स रिमार्क पास नहीं किए, आप उसको कलअदम कर भी नहीं सकते थे इस तरह, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन आपने कहा कि आपकी प्रोसीडिंग अनअफेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब का फैसला तो अभी नहीं आया, वो तो जो थोड़ी देर पहले अंसार भाई साहब भी बता रहे थे कि वो तो 15 मार्च को ऑथर किया गया था, ये नहीं लिखा गया था। अब जो आज 6 रुकनी बेंच था जिसने ये सो मोटो प्रोसीडिंग खत्म की है, मुझे तो ये अभी तक एक समझ इसलिए बात नहीं आ रही कि ये कौन सी जूरिस्प्रूडेंस है जो कि आज जिसकी तारीख रकम की गई है। यानी उस केस के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर था, जो बात हो रही थी, वो अपनी जगह पर, लेकिन वहां पर एक बड़ा वाइटल पॉइंट रेज किया गया था, और वो वाइटल पॉइंट ये था कि जनाबे वाला, आप पहले सो मोटो प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो रूल्स हैं या जो प्रोसीजर के मामलात हैं उनको देख लीजिए, तब जाकर 184(3) या सो मोटो के मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। वो पार्ट आज अनअफेक्टेड है, वो पार्ट अभी अपनी जगह मौजूद है, उसको इस 6 रुकनी बेंच करने कोई ताल्लुक नहीं है उसका। वो उन्होंने सिरे से वो सो मोटो प्रोसीडिंग, जिसके अंदर वो एक अबूरी हुक्म आया था, जिसके अंदर प्रोसीडिंग को होल्ड किया गया था, यानी रोका गया था, ये ज़हन में रखिए, कोई फैसला नहीं दे दिया गया था कि उस केस के सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, प्रोसीडिंग को रोका गया था। वो अपनी जगह पर एक चीज मौजूद है, अबूरी हुक्म है, ये 6 में बेंच आता है, ऑल ऑफ अ सडन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और ये आके उस सिरे से जिस केस के अंदर वो ऑर्डर आया जो कि काजी फाइज़ साहब ने दिया, उस पूरे केस को ही ठप कर देता है, खत्म कर देता है। इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है, हम यहाँ पर लफ्ज डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, डिवीजन बड़ा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज है, इससे ज्यादा जो तबाहकुन मैनिफेस्टेशन हो सकती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के अंदर या सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर इस वक्त वाज़े फॉल्ट लाइंस मौजूद है, और मैंने पहले भी अर्ज किया, विद एवरी पासिंग मिनट, हर मिनट के साथ उनमें वो ज्यादा मैच्योर हो रही है, ज्यादा विजिबल हो रही है। चीफ जस्टिस साहब और के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज किया
कि पता नहीं वो कौन से हमारे दोस्त हैं जो कि उन्हें आज जस्टिस कॉर्नेलियस साहब की याद दिला रहे हैं या उससे मुमासलत दे रहे हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस साहब की हिस्ट्री देखिए, एम.आर. कियानी साहब की हिस्ट्री देखिए और जो फैसले उन्होंने किए उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रीजनिंग देखिए। जो आज फैसला किया गया है, ये जो कॉन्डक्ट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस का, कुछ ब्रदर जजेस का, वो तो मुझे सजाद अली शाह साहब के वक्त की याद दिलाता है। वो कि मैं उस चीज को कभी कंडोम नहीं करूंगा जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या उनके लोगों ने किया था सुप्रीम कोर्ट को स्टॉर्म करके, वो तो एक बहुत ही फौश काम था। लेकिन जो कॉन्डक्ट है इदारे के सरबराह का, वो भी एग्जेम्पलरी होना चाहिए, उससे भी एग्ज्यूड करना चाहिए कि वो बिल्कुल आइन और कानून के हवाले से है, जो अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी मुकम्मल इदराक है। मैंने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जाइए पहले पॉलिटिकल डायलॉग करके आइए, हालात को बेहतर कीजिए। जनाबे वाला, मेरा इस्तदलाल या मेरी गुजारिश ये है कि आप पहले अपने अंदर इतना तहम्मुल तो पैदा कीजिए कि आप दो ब्रदर जजेस, एक सीनियर प्यूने जज जिन्होंने आपके बाद चीफ जस्टिस बनना है, नेक्स्ट इन लाइन सरदार तारिक मसूद साहब जो नंबर 3 पे है सीनियरिटी में इस वक्त, आप उनको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते। या तो बता दीजिए कि खुदा ना खास्ता उन जजेस को आईनी मामलात की गहराई का इदराक नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप डिवीजन ये क्रिएट कर दीजिए कि ये भी चीफ जस्टिस साहब को फरमाएंगे और कैपेबिलिटी या कैपेसिटी लिस्ट वो मुरतब किया करेंगे कि ये जज साहिबान सिर्फ फौजदारी केसेस सुनेंगे, ये जज साहिबान सिर्फ सिविल अपील सुनेंगे, ये जज साहिबान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सिर्फ देखेंगे। या तो ऐसी डिवीजन फरमा दीजिए, तब सारों को पता चल जाए कि ये जज साहब तो बेशक जितने मजीद सीनियर प्यूने जज हो, ये मेरिट ही नहीं करते, ये तो सुन ही नहीं सकते आईनी मामला क्योंकि इनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। ये जो रिवायत कायम की जा रही है, मैं समझता हूँ ये तबाकुन है और हम सबको अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए। मैं अपनी बात भी करूंगा, हम अपने इदारे की बात भी करेंगे। हम सब ने जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म के भूत को उस जिन से बाहर निकाला, वो अब हर एक को हॉट कर रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब और उनकी जुडिशियल एक्टिविज्म को, उनकी जुडिशियल ओवर रीच को हमने सेलिब्रेट किया। आज वो पूरे मुल्क के अदालती निजाम की जड़ों में बैठ चुका है। सही है। शाहजेब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपने तमाम तजियाकारों की राय सुनी है और अंसार अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह आप भी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किल सूरत हाल है और मुनीब की राय के मुताबिक भी, और जिस तरह मीर साहब तो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद घंटे बहुत अहम है, दिनों की बात नहीं रही अब। देखें, बिल्कुल मैं ये बात की जी, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के हालात है पाकिस्तान के, आप देखें कि सियासी बहरान यहाँ के इधर है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इधर है, इकोनॉमिक क्राइसिस इधर है, किस किस्म के हालात हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी मुनीब बात कर रहे थे, आप देखें कि ओवरऑल पॉलिटिशियंस की हम जब बात करते हैं कि उनके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कर वो क्या रहे हैं, और उसी लिहाज से आप देखें कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें, किसी हम आम अदालत की बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे किस किस्म का कंडक्ट है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, किस तरीके से बेंचेस बनते हैं, किस तरीके से फैसले दिए जा रहे हैं, और यानी कि ये 6 मेंबर बेंच तो बना, किस वक्त बना, किस वक्त ये मतलब है कॉज जारी हुई, किस वक्त केस फिक्स हुआ, कुछ पता नहीं। मतलब है कि ऑल ऑफ अ सडन मतलब नई चीजें, और ये बहुत ही मतलब है कि अनफॉर्चुनेट है। और जो खतरा में, जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मजीद चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी जो कि हमारी इस मौजूदा सूरत हाल को मजीद अनफॉर्चुनेटली खराब करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी और इसके ऊपर तकरीबन सबका कंसेंसस था कि आप फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना के आप उनके आगे छोड़ दें, यही जो मसला है। बिकॉज ये सियासी मसला, ये अगर आईनी मसला है तो ये सियासी मसला भी है, तो आप इसको उन फुल कोर्ट के सामने छोड़ के फैसला करवा दें कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया गया। और फिर जब जो बात अभी मतलब मुनीब भी कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉल्ट लाइंस की, तो मुझे आप ये बताएं कि जो भी कुछ दिन पहले जब चीफ जस्टिस साहब के केस सुनते हुए आप दिदा हो गए, जाहिर है वो थोड़े यानी कि उनके आंसू भी शायद निकल आए, और उन्होंने और अपने एक जज साहब के बारे में फिर ये बात की कि ये जो अगर टैक्स मैटर्स हैं तो टैक्स मैटर्स के ऊपर आप किस तरीके से पूछ सकते हैं जज साहब को। आप मुझे आप सिर्फ ये बात बताएं कि एक ये जो नैब जिस तरीके से लोगों को, सियासतदानों को और सिविल सर्वेंट्स को पहले जेलों में डालता है कि केस सुनना, केस की प्रोसीड करना, और वो सारे के सारे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सबके पास आते हैं। वो कहते हैं कि सब ये जारी केसेस है, गलत है, लेकिन लोगों को पहले जेलों में डाला जाता है।
और दूसरी तरफ मुझे आप बताएं कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जज कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हमारे जजेस की होनी चाहिए, और अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा है तो वो इल्जाम साफ होना चाहिए, या अगर इल्जाम सही है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप देखेंगे उसके ऊपर किस किस्म का रिस्पॉन्स है। और जजेस के बारे में अगर फर्ज करें कि हम जो आर्टिकल 663 की बात करते हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के बारे में या सियासतदानों के बारे में, तो मुझे आप बताएं कि जो स्टैंडर्ड हैं मोरालिटी के और ये सारे जो हम बेस्ट जो हम कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर किसी शख्स को होना चाहिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे मेंबर्स को होना चाहिए पार्लियामेंट के, तो जजेस के बारे में अगर आप बात करें तो जजेस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। उनका मतलब जो अपना कंडक्ट है, उनका जो पूरे का पूरा जो कैरेक्टर है उसके ऊपर वो तो फ्लॉलेस तकरीबन मैं आपको बताऊं उनका होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी पूरा आप 30-40 साल देख लें, किसको गया जस्टिस डाला गया, उन्होंने बीइंग जज ऑफ द इस्लामाबाद सही। अंसार अब्बासी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर कर रहे थे, और इसी दौरान हमें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। हसन रजा पाशा साहब, क्या कहेंगे आप आज के जो फैसले सामने आए हैं और अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है? देखिए, फैसला तो पहले से ही अंदाजा हो रहा था कि जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स बार बार कोर्ट के रूबरू भी और मीडिया पे भी जहां जहां उनका बस चलता था वो डिमांड कर रहे थे कि फुल कोर्ट हो, बल्कि सो मच सो कि हमने भी बतौर इदारा खुद पेश होकर ये बात की थी फ्राइडे वाली हियरिंग को कि हजूर आप इस तरह करें कि फुल कोर्ट बना दें, ताकि ये जो सूरत हाल बनी हुई है और बाहर बातें आ रही हैं, इदारा बदनाम हो रहा है और इदारे के तकद्दुस के लिए ये जरूरी है कि फुल कोर्ट हो। और अगर फर्ज माल आप फुल बेंच किसी वजह से नहीं बना रहे तो एटलीस्ट बड़े अरसे से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, वही बना कर लें, कम से कम अपने मामलात वहां पे सेटल कर लें। बाहर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा। चीफ साहब ने फरमाया था, बल्कि कल की हेयरिंग में भी कहा जी कि फुल बेंच तो नहीं हो सकता, तो आप हो सकता है कि हम फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ जाएं, लेकिन ना फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ गए, ना जाते हुए जो उन्होंने ऑफर की कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के करें। आप देखें 2 दिन पहले जनाब इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि मैं कोई डायलॉग नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं। आज उनकी फेवर में ऑर्डर आया तो उनके जो लीडरशिप है वो कह रही है जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हारमोनी बनाने के लिए। बात ये है कि क्या आप इस चीज का वेट कर रहे थे कि आपके हक में ऑर्डर आए? तो फिर हम तो उससे पहले की ये डिमांड कर रहे थे कि हम वॉलंटियर हुए कि पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे आप तशरीफ लाएं, APC करें, बैठें और ये इसका हल निकालें। हमारा कोई और पॉलिटिकल स्कोरिंग का कोई मकसद नहीं था, लेकिन पहले खान साहब नहीं माने, फिर हुकूमत नहीं मानी और अब ये सूरत हाल आ गई है। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई स्मूथली काम चले, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी पावर्स अज्यूम करते हुए खुद ही शेड्यूल दे दिया। ये भी एक चीज मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक इसको भी देखा जाएगा। फिर इस फैसले में जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब वाले जो 2 रुकनी अमीनुद्दीन साहब के साथ उनका जो फैसला था उसको भी इन्होंने इसी फैसले में कर दिया और इंटरेस्टिंगली 6 रुकनी बेंच भी बन गया और उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीजें बड़ी अजीब सी इदारे के अंदर खलीज आपस में बढ़ती जा रही है, एक वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है। देखिए 30 नंबर पे हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, अगर ये आपने 6 रुकनी बेंच बनानी था उनको उसमें रख लेते। आखिर क्या अमर माने हैं, क्यों नहीं इस तरह का किया जा रहा, क्यों नहीं इदारों की बात मानी जा रही? पाकिस्तान बार काउंसिल कोई किसी का दुम छला नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हमने इंडिपेंडेंटली ये रिक्वेस्ट की थी कि सर ये बातें नहीं होनी चाहिए। अभी क्या इस फैसले के साथ कोई मुमकिन अनारकी में कमी वाक़या हुई है? मैं नहीं समझता। सही। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपकी भी यही राय है जो बाकी सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकारों की राय है कि
मुश्किल सूरत हाल का सामना है और ख़तरनाक तरीन सिचुएशन बनने जा रही है। जी बिल्कुल, जो हुक्मरान इत्तेहाद का रवैया है या एटीट्यूड है या जो उनका चल रहा है, उसमें तो वो बनाएंगे मुश्किल सूरत हाल। क्यों नहीं बनाएंगे? पहले एक सिंपल और सादा सा मसला था, ये खुद कहते थे असम्बलियां तोड़ो, इलेक्शन करवाएं, असम्बलियां टूटी। सिंपल सादा सा मसला था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। तो इन्होंने पहले इसको इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और हुक्मरान इत्तेहाद ने पहले मिलकर इसको सियासी बहरान बनाया, फिर मिलकर इसको आईनी बहरान बनाया, फिर मिलकर इसको अदालती बहरान बनाया। और मुस्लिम लीग नून माहिर है अदलिया तकसीम करने में, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने में, और वो इस मर्तबा भी बड़ी कामयाबी से जा रही है। और अता तारड़ कह चुके हैं कि जब जब सजाद अली शाह तब तब तारड़, और अब तो 2 तारड़ हैं। तो लिहाजा ये करेंगे, इनको कोई आइन की परवाह नहीं है, कोई जमहूरियत की परवाह नहीं है, कोई सियासत की परवाह नहीं है, कोई मुल्क की परवाह नहीं है, कोई कौम की परवाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में डर रहे हैं, इलेक्शन ना हो बस इसी चक्कर में। और बहुत अच्छा फैसला दिया आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस इजाजुल एहसन ने कमाल फैसला दिया, और एक बाकायदा मुनज़्ज़म अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त की। जजेस की तस्वीरें सियासी जलसों में चली, साजिशी जज तक कहा गया, किरदार कुशी बर्दाश्त की, तज़ीक बर्दाश्त की, फैमिली पर हत्ता के खानदानों पर इल्जामात बर्दाश्त किए, अदलिया मुखालिफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स बर्दाश्त किए, जजेस के किरदार को मुतनाज़े बनाया गया, कंडक्ट को मुतनाज़े बनाया गया, तो क्रेडिबिलिटी को मुतनाज़े बनाया गया। और ये सिसिलियन माफिया और गार्ड फादरों ने एज यूजुअल जो करना था वही किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ 3 रुकनी बेंच को, उमर अता बंदयाल साहब को, इजाजुल एहसन साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, कि मुश्किल वक्त में एक बहुत अच्छा फैसला किया है। वो कि ये मानेंगे नहीं, ये आगे ये चलेंगे इसी तरह, इसको खतरनाक, इसको सूरत हाल को खराब करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीर नहीं बनी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत नहीं बनी, आइन के साथ खड़ी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तीनों जज साहबान का और बेंच का। इरशाद भट्टी साहब, आपने अपनी राय दी, बहुत शुक्रिया आपका। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, हामिद मीर साहब, शाहजेब खानजादा साहब और मुनीफ फारूक साहब, आप सभी के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का सूबा इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है।